देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को पूरे भारत से खत्म करने की घोषणा की है, जिसके बाद से कई बड़े ऐतिहासिक नक्सल ऑपरेशंस देखने को मिले। वहीं पे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं और जो जिले हैं, उन राज्यों और जिलों में भी काफ़ी बड़ी बड़ी मुठभेड़ें नक्सलियों और पुलिस के बीच में देखने को मिली और कई ऐतिहासिक जो सरेंडर है वो भी देखने को मिला। वहीं बता दूं कि सबसे बड़ी जो सफलता है जवानों को, वो बसवा राजू की मौत के बाद मिली। बसवा राजू को अबूझमाड़ में जवानों ने ढेर कर दिया था और ये नक्सलियों का महासचिव था, जिसके बाद से कुछ दिन पहले ही 18 नवंबर को जो दुर्दांत नक्सली मारवी हिड़मा है, उसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसके बाद से लगातार 3 जो नक्सली पर्चे हैं वो जारी हुए। पहला पर्चा जो था वो जो एमएमसी का जो स्पेशल जोनल कमेटी का जो प्रवक्ता है अनंत, उसने एक पत्र जारी किया था। पत्र में उसने विस्तार न्यूज़ के पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय ठाकुर को उसने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद इन दोनों के बीच में एक लाइव कॉल रिकॉर्डिंग चली थी, जो कि काफ़ी वायरल हुई। इसके बाद नक्सलियों ने एक और पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि पीएलजीए की 25वां स्थापना दिवस वो मनाने जा रहे हैं, जो कि 2 से 8 दिसंबर तक चलेगा। जिसके बाद अब एक हफ्ते में ही दूसरा फिर एक पत्र अनंत ने जारी किया, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता है। इस बार इसने बस्तर टॉकीज के जो जाने माने यूट्यूबर हैं रानू तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो नक्सली रिपोर्टिंग की काफ़ी गहराइयों तक रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे इस बार अनंत ने काफ़ी लंबी बातचीत की है और उसने एक डेडलाइन भी बताया है कि वो और उसके साथी कब तक सरेंडर करेंगे। तो ये बता दूं कि ये काफ़ी जो ये ऑडियो है, ये ऑडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को आप भी सुनिएगा आराम से। मैं इसे आज अपने चैनल में मैं दिखा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। प्रति श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, श्री विष्णुदेव साय विजय शर्मा मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, श्री मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य। मैं अनंत, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक और निवेदन पत्र जारी कर रहा हूं। हम एमएमसी के तमाम साथी 1 जनवरी 2026 को सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देकर हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास को स्वीकार करते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। तब तक तीनों राज्यों की सरकारों से हमारा अनुरोध है कि वे संयम बरते और उक्त तारीख तक सुरक्षा बलों के अभियानों को पूरी तरह से रोक दें। जोन भर में कहीं भी गिरफ्तारी, मुठभेड़, ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को सुरक्षा बल अंजाम ना दे। इस बीच हम जोन भर में बिखरे हमारे तमाम साथियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बलों के अभियान के जारी रहने से इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और फलस्वरूप प्रयास में तेजी नहीं ला पाएंगे। हम टुकड़ों टुकड़ों में हथियार छोड़कर आने के बजाय एक साथ या फिर कहे एक बड़ी तादाद में सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकार करके मुख्य धारा में आना पसंद करेंगे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में सतीश दादा और महाराष्ट्र में सोनू दादा के साथ हुआ था, हम उसी तरह तीनों में से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री अथवा गृह मंत्री के सामने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। अगले 1 महीने की इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने में जिस राज्य की सरकार हमें सबसे बेहतर सहयोग प्रदान करेगी, हम उस राज्य सरकार के सामने हथियार सौंपकर मुख्य धारा में शामिल होने को तरजीह देंगे। इसलिए मैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त तारीख तक स्थगित रखा जाएगा और वे मुठभेड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देंगे। हमने श्री विजय शर्मा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य को रेडियो पर सुना। उन्होंने इसके लिए 10 से 15 दिन का समय पर्याप्त है कहा। हम उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं, किंतु इतना कम समय नाकाफी है। लेकिन हमने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की जो ठोस तारीख 1 जनवरी 2026 तय की है, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम श्री विजय शर्मा जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बयान में आगे कहा कि यदि हम कुछ ठोस प्रपोजल और मांगे रखना चाहते हैं तो सरकार उसे सुनेगी और पूरा करने का प्रयास भी करेगी। हम निश्चित ही सरकार के सामने कुछ ठोस प्रपोजल और मांगे रखना चाहेंगे। ये हम मुख्य धारा में शामिल होने के ठीक पहले जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे
उसमें रखेंगे या फिर पुनर्वास के बाद रखेंगे। हमारे निवेदन पत्र पर जिस तरह श्री विजय शर्मा जी से प्रतिक्रिया आई है, उस तरह शेष 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से हमें अब तक कोई आश्वस्त करने वाली प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शेष दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आश्वासक जवाब मिलने पर हमें प्रसन्नता होगी, और अगर वे श्री विजय शर्मा की तरह हमसे कोई ठोस प्रपोजल और मांग रखने की बात रखते तो हम जनता की ओर से जरूर रखना चाहेंगे। मैं जोन भर के हमारे साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रक्रिया के सुखद अंजाम तक पहुंचने तक अपनी तमाम गतिविधियों को विराम दे और जोश अथवा आवेश में आकर ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे इसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि इस बार हम पीएलजे सप्ताह नहीं मनाएंगे। हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि इस सप्ताह के दरमियान वे अपने सुरक्षा बलों के गश्त को रोक दें। हम जोन भर के तमाम साथियों के लिए एक ऑडियो अपील जारी करेंगे। तमाम साथियों से अनुरोध है कि इसे सुनने के बाद या इसके बारे में जानने के बाद वे तुरंत एक दूसरे को संपर्क करने, हम सब मिलकर ही ये करने जा रहे हैं, किंतु आत्मसमर्पण नहीं, पुनः मार्गेन। मैं एमएमसी के तमाम साथियों को खुले रूप से संपर्क करने के लिए बाउपिंग की एक खुली फ्रीक्वेंसी नंबर 435-715 जारी कर रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, 435-715 ये जारी कर रहा हूं, जिसमें अगले 1 महीने 1 जनवरी 2026 तक हम हर दिन दोपहर सुबह 11 बजे से 11:15 के बीच एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा भी हमारे बीच संपर्क की जो तय फ्रीक्वेंसी है उस पर तय समय पर चालू रखकर प्रयास करेंगे। साथियों, इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके संपर्क करने का प्रयास करें। मैं तीनों राज्य की सरकारों से अपील करता हूं कि वे उक्त बयान को अगले 2 दिनों तक रेडियो पर सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले अवश्य प्रसारित करें। हमारे साथियों से अपील करते हुए हम जो ऑडियो टेप जारी करेंगे उसे अगले 10 दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले अवश्य प्रसारित करें। हमारे साथी अधिकतर सुबह एवं शाम के प्रादेशिक समाचार अवश्य सुनते हैं। हम जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से गुजारिश करते हैं कि इस प्रक्रिया के पूरे होने तक वे इसी तरह हमसे सहयोग बनाए रखें। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बात को तीनों राज्य की सरकार के पास रखें और इस पूरी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने में सहयोग करें। अनंत, प्रवक्ता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी। हाँ विकास जी। जी, तो ये तो हाँ, ये सरकार के लिए प्रेस अगर होता रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसे भी पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए। एमएमसी के साथियों से अपील। एमएमसी जोन के तमाम साथियों, आप सभी साथी मेरी आवाज को अच्छी तरह पहचानते हो। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस ऑडियो टेप को ध्यान से सुने और एक निर्णय पर आकर योग्य कदम उठाएं। आप सब जानते ही है कि हमारी पार्टी ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर जनता के बीच जाकर काम करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा, सीसीएम कॉमरेड सतीश दादा और कॉमरेड चंद्रन्ना ने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास और पुनः मार्गेन को स्वीकार किया है। यह आत्मसमर्पण नहीं है। हमने इसे पुनः मार्गेन कहने की अपील की है। सरकार भी इसे पुनः मार्गेन ही कह रही है। ये क्रांति के साथ धोखा या जनता के साथ विश्वासघात कतई नहीं है। हथियार छोड़ देने का मतलब ही गद्दारी करना नहीं होता। मैंने उनकी 23 पन्नों की विश्लेषणात्मक अपील पढ़ी है। हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन हथियार त्याग कर, हथियार उठाकर नहीं। सशस्त्र संघर्ष अब भी प्रासंगिक है अथवा नहीं, इस पर बहस बाद में होती ही रहेगी, किंतु वर्तमान समय सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने के लिए कतई अनुकूल नहीं है। हमने बहुत साथियों को खोया है, अभी हम और साथियों को खोना नहीं चाहते। ध्यान रहे, हमारी पार्टी पर पिछले कुछ सालों से वामपंथी संकीर्णतावादी, दुस्साहसवादी लाइन हावी हुई थी, जिसका आज ये परिणाम निकलकर सामने आया है। अतीत में हथियारबंद संघर्ष ने ही हमारे आंदोलन को देश दुनिया में एक अलौकिक पहचान दिलाई थी, किंतु वर्तमान में वही हथियार हमें जनता में जाने से रोक रहा है। तब उन्हें सीने से लगा कर रखने का क्या मतलब? हथियार एक साधन है, साध्य नहीं, क्रांति का संपूर्ण सोच नहीं। आज सवाल हथियारों को सीने से लगाकर पार्टी को खत्म होते देखने का नहीं है, बल्कि उसे बचाने का है। मैं सोनू दादा का संदेश आप सभी साथियों तक बाद में पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले मेरा ये ऑडियो संदेश और अपील सुनने के बाद आप सभी लोग जहां कहीं भी हो, यथाशीघ्र सशस्त्र संघर्ष को
अस्थायी रूप से विराम देने के फैसले पर आ जाए और एक दूसरे को त्वरित संपर्क करने का प्रयास करें। बेहतर होता हम सब एक साथ मिलकर इस उचित फैसले पर आ पाते, किंतु फिलहाल हमारे पास उतना समय नहीं है। बहस मुबाहिसों के लिए हमारे पास आगे काफी समय पड़ा है। पहले हम सब बचना है। संपर्क के लिए मैं बाउपेंग का एक खुला फ्रीक्वेंसी नंबर 435715 जारी कर रहा हूँ। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, बाउपेंग नंबर 435715 जारी कर रहा हूँ, जिसमें हम अगले 1 माह तक 1 जनवरी 2026 तक रोजाना सुबह 11 बजे से 11:15 के बीच मिल सकेंगे। इसके अलावा हमारे बीच तय फ्रीक्वेंसी और समय पर भी हम मिल सकते हैं। मैं हमारे एमएमसी के तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में वे धैर्य न खोए, धीरज बनाए रखें, अकेले जाकर आत्मसमर्पण ना करें। हम ये एक साथ करने जा रहे हैं, किंतु आत्मसमर्पण नहीं, पुनः मार्गम स्वीकार रहे हैं। आप सभी से मेरी विनती है, विवेक से काम ले और एक दूसरे को जितना जल्दी हो सके संपर्क करके हम सब मिलकर 1 जनवरी 2026 को हथियार छोड़कर पुनः मार्गम स्वीकार करेंगे। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अनंत, प्रवक्ता, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्पेशल जोनल कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। हाँ हेलो जी। तो मैंने आपके लिए भी एक लेटर भेजा है। हाँ, मैंने देखा, तीनों लेटर देख लिया मैंने, जो आपने अपने साथियों के लिए भेजा है, जो मेरे लिए भेजा है और जो आपने तीनों मुख्यमंत्री के लिए भेजा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कॉमरेड कि अभी आप लोग एमएमसी जोन में कितने लोग हो गए? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन है, काफी तादाद में है हमारे साथी। क्या रामधेर तैयार हैं आपसे? आप लोगों की बात से सहमत है रामधेर? क्योंकि उस इलाके में वही सेंट्रल कमेटी है, सीसी सदस्य हैं। जी, वो तो हम बाद में बताएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, कुछ अधिकारियों से भी, तो उनका ये सवाल था मेरे से कि कितने लोग हैं, क्या हथियार के साथ आएंगे? और उसमें रामधेर, क्योंकि सबसे बड़ा नाम अभी उस इलाके में एमएनसी में रामधेर है, जो कि सेंट्रल कमेटी के हैं, तो उनकी सहमति है हथियार बंद आंदोलन को विराम देने की? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे, तो उसमें भी संशय वाली स्थिति होगी। ये सारी चीजें भी आप लोग को देखिए, फिर ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है, ये विचारधारा तक की बात है जी। तो फिर तब एक लाइन का सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ, तो फिर इसके बाद जो है फिर विच्छेद करके ही निकलना पड़ता है। हम मतलब संकीर्णतावादी लाइन को लेकर चलेंगे तो आज इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। परिस्थितियों के साथ बदलना होगा हमें, और परिस्थितियों को आत्मसात करना होगा, उसको पहचानना होगा। मतलब हमारा जो सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत, वो कोई पत्थर की मूर्त नहीं है कि जिसको पूजा जाए, जिसकी अर्चना की जाए। ये परिस्थितियों के साथ बदलने वाला सिद्धांत है। ठीक बात। तो आज परिस्थितियां क्या कह रही है, क्या संकेत दे रही है, उस संकेत को हमें समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तो पहल गृह मंत्री जी ने की है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी, लेकिन हमें मध्य प्रदेश सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से, दोनों सरकार से कोई आश्वासक जवाब नहीं है। हाँ, वहां से कोई आश्वासन जवाब नहीं है। तो आपका ये कहना है कि जो सरकार ज्यादा पहल करेगी आप लोग उस तरफ आके समर्पण करेंगे, है ना? हाँ, ऐसा तो करेंगे ही, लेकिन मतलब हमारे साथी, हमारा एमएमसी जोन है तो वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है, वो महाराष्ट्र में भी सक्रिय है, वो छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय है। तो जब तक वहाँ के मुख्यमंत्रियों के हमें आश्वासक जवाब नहीं मिलते, तब तक हमारे साथियों से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम विजय शर्मा जी से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे परस्पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करें, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बात करें और इस पर एक सकारात्मक समाचार हमें दे, तो फिर बाकी साथियों से भी संपर्क करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो अभी आपने अब तो आज 27 नवंबर हो गया, 1 जनवरी मतलब लगभग आप लोगों ने 1 महीने का वक्त मांगा है। जी हाँ। तो 1 महीने में सारे लोग आपसे लाइन अप हो जाएंगे तीनों राज्य के? वही तो मुश्किल था, इसलिए हमने विजय शर्मा जी से 15 फरवरी तक का वक्त मांगा था और तीनों मुख्यमंत्रियों से अपील करते हुए, लेकिन फिर विजय शर्मा जी ने 10-15 दिन काफी कहा था। तो ये उनकी दृष्टि से काफी है, लेकिन तमाम साथियों से संपर्क करना, क्या होता है कि हमारी एक पद्धति होती है, तो हमारे पास कम्युनिकेट करने के उन्नत साधन नहीं होते, और आप जानते ही, आप हमारे कई साथियों से मिले हैं। हाँ। तो उन्हें ये तमाम साधनों का उपयोग भी करना नहीं आता। ठीक बात। वे नहीं जानते,
तो फिर इस तरह की चीजें जब हो जाती है, मतलब एक पार्टी की प्रक्रिया को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसी चीजें आज हो जाती है तो फिर किस तरह से क्या किया जाए, किस तरह संपर्क किया जाए, ये सब नहीं समझ पाते वो। तो दिक्कत वहां है। और ये मतलब हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी तो नहीं होती, पहाड़े लांगनी पड़ती है, पगडंडियां चलनी पड़ती है, मीलों चलना पड़ता है, तब जाकर फिर हमारा एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के साथ ही हमारे साथी संपर्क में आते हैं। हथियारों के साथ आएंगे ना? हाँ जी, हथियारों के साथ ही आएंगे ना? हाँ, हथियारों के साथ तो आएंगे। अगर मान लीजिए सरकार और तारीख नहीं बढ़ाती है, बोलेगी कि 15 दिन का ही समय दे पाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार फिर से, अगर ये तो उस मामले में फिर क्या आप लोगों का फैसला होगा? क्या जितने लोग अभी एकत्रित हैं आ जाएं और बाकी लोग फिर संपर्क करें? ऐसा ऐसे में हमारे बाकी साथियों की राय सुनने के बाद ही हम, अच्छा, अब ये डेट ऐसा करने से क्या होगा कि हम उन अगर उभर कर आते उसके बाद विच्छेद करना ठीक होता है। नहीं तो हम अपने अपने हिसाब से निकलते जाएंगे तो फिर हम एक लक्ष्य को लेकर एक पार्टी के रूप में कैसे, एक इकाई के रूप में कैसे खड़े हो सकते हैं? तो हम जो भी करेंगे हमारे साथियों से संवाद स्थापित करने के बाद करने से ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। बिना संवाद स्थापित किए मैं अपने हिसाब से निकल जाऊंगा, कोई अपने हिसाब से निकल जाएगा, तो इसे पार्टी कैसे कहेंगे? ये तो फिर भगोड़ापन हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि सारे लोग निकल कर आए एक साथ? हाँ, ये नहीं, मतलब सारे लोग निकल कर आए ये तो मैं चाहता हूँ। और ये संवाद होने के बाद हमारे बीच में अगर एक वैचारिक मतभेद उभर कर आता है तो फिर विच्छेद करके निकल कर आएंगे। मेरे साथ जितने साथी हैं वो विच्छेद कर निकल कर आएंगे, लेकिन तब तक हमारे साथियों से संवाद करना बहुत जरूरी होता है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपने हिसाब से ही निकल कर आ जाऊं, इसलिए हम समय मांग रहे थे। आज दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 30 नवंबर को बंद का आह्वान किया है और माड़वी, हिड़मा और इन सब की जो मुठभेड़ का दावा पुलिस कर रही है उस पर हत्या का आरोप लगाया पुलिस पर। जी, मैंने पूरे वीडियो नहीं देखे, लेकिन ग्रामीणों के आरोप मैंने सुने हैं। नहीं, प्रेस नोट तो आज ही आया है विकल्प का। अच्छा, नहीं, हाँ, प्रेस नोट तो आज ही आया है, लेकिन इस घटना के बाद एक दो डाउनलोड मैंने देखे हैं, जिसमें ग्रामीण कह रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण करने आए थे। वे उनकी पत्नी राजे या राजो, हाँ, राजे उनके साथ आत्मसमर्पण करने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके मार दिया। अब ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो ये बहुत गलत है। मतलब आज की परिस्थिति में ये नहीं होना चाहिए। इससे मतलब देश भर में हमारे साथी जो है वो विश्वास उनमें नहीं बन पाता है, प्रशासन के प्रति या पुलिस के प्रति एक विश्वास कायम नहीं होता है। इसलिए माड़वी, हिड़मा एक बड़े जननायक, मैंने देखा उनके वीडियो को, जनता किस तरह से बिलग रही है, किस तरह से रो रही है, विलाप कर रही है। तो जिस तरह से विलाप कर रही है, ये विलाप ही दर्शाता है कि वे जनता के बहुत बड़े नायक हैं, वे लड़े हैं। और जिस तरह से एक हीरोइक संघर्षों में उन्होंने भाग लिया है, वो एक तरीके से नेशनल आइकॉन, नेशनल हीरो ही है मेरे दृष्टि से। अच्छा। मतलब मैं भले ही कुछ चीजों से मतभेद रखता हूँ, लेकिन आदर्शों से क्या मतभेद है? जिस तरह से जान देने से बढ़कर और आदर्श क्या हो सकता है? जनता के लिए जान देना, यह सबसे बड़ा आदर्श है, और ये समर्पित किया उन्होंने। मैं कट्टरता और वामपंथी संकीर्णतावादी लाइन का विरोध कर सकता हूँ, लेकिन जिस आदर्शों को लेकर वे लड़े, किसी भी हमारे साथी, आज भी जो साथी अभी भी उस लाइन को लेकर चलना चाहते हैं और इस लड़ाई में खड़े हैं, उनके आदर्शों का मैं पूरी तरह सम्मान करता हूँ। मैं उनको जानता हूँ, एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी जानता हूँ। बहुत आदर्श है हमारे पार्टी के पास, जितने भी साथी मारे गए हैं एक से एक आदर्श साथी रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये एक वर्ग युद्ध है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ एक संघर्ष कर रहा है, तो हमारे विचार कहीं तो सीमित हो जाते हैं, हमारे विचारों को उतना प्रभावित होने का मौका नहीं होता। जिसमें होता यह है कि व्यापक जनता तक नहीं जा पाने के कारण फिर कहीं ठप्पे लग जाते हैं हम पर कि केवल आतंकवादी कार्रवाइयां होती है, केवल विध्वंस की कार्रवाइयां करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियां है, ये नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत संकीर्णतावादी पद्धतियां हावी हुई हमारे अंदर, और सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुल मिलाकर इस आंदोलन ने इस पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट में बताया, हमारे साथियों से अपील करते हुए, एक ऐतिहासिक और एक अलौकिक भूमिका निभाई है इस आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष में। जिस तरह का एक अलग जगाया है इसने, पूरे युवाओं को जागरूक किया। ये ऐसे नहीं होता, ये एक दिन में नहीं होता।
और अचानक किसी को देखते हुए ही आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। आदर्श खड़े होते हैं आंदोलनों से, आदर्श निर्माण होते हैं, नायक निर्माण होते हैं आंदोलनों से। तो ये नायक निर्माण हुए हैं और तब जाकर इन्होंने एक देश को एक दिशा दी है। आज पूरे देश में आज से 20-25 साल पहले आदिवासियों की तरफ कौन देखता था? कौन सी सरकार आदिवासियों की बातों को राष्ट्रीय मंच पर लाती थी? लेकिन इस आंदोलन ने आदिवासियों के मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर लाया और उसको एक बहस का मुद्दा बनाया। तो आज ये पूरे आदिवासी समाज में या फिर आदिवासी इतरेतर समाज में आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर या फिर जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान के विषय को लेकर जो अलग जगी है, जो चेतना जगी है, और आदिवासी जनता, चाहे वो सीधी पेशाब कांड हो या फिर ये दुगलई बलात्कार का कांड हो या फिर भिन्न भिन्न जगह पर जिस तरह से एक आक्रोश उनमें दिखाई दे रहा है व्यवस्था के प्रति या फिर उनके अधिकारों को लेकर, ये अचानक नहीं हुआ है, ये इस आंदोलन की देन है। इस आंदोलन से वो अलग आदिवासियों में जगी है। तो जो आदिवासियों को हम स्कूलों में समझते थे कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत बैकवर्ड है, एक्चुअली दे आर नॉट बैकवर्ड। वो पिछड़े नहीं है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है एक प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो। और वो जानते हैं कैसे इस प्रकृति को संवर्धित करके रखना है, जतन करके रखना है। हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, व्यवस्था प्रकृति को बर्बाद कर रही है। आदिवासी तो चाहते हैं कि इस प्रकृति को आबादित रखे कुल मिलाकर। लेकिन ये लड़ाई केवल आदिवासियों तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई तो तमाम तबकों की है, शोषित उत्पीड़ित तबकों की है। समय लगता है लोगों को जानने समझने में। कभी नायक ही खलनायक के रूप में सामने हो जाते हैं, लेकिन इतिहास फिर बाद में निरूपित करता है कि क्या सही था क्या गलत था। मनीष कुंजाम जी का बयान आपने सुना क्या? उन्होंने आरोप लगाया कि देवजी ने हिड़मा को मरवाया। नहीं, ये गलत आरोप है, ऐसा नहीं होता। देवजी हमारे बहुत आदर्श नेता है। आज वो एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि आगे कौन सी लड़ाई आगे बढ़ पाएगी, कौन सी विचारधारा आगे बढ़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, निरूपित करेगा। लेकिन कुल मिलाकर वे बहुत आदर्श साथी है और वे इस तरह से विश्वासघात की काम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। और उनके बीच काफी विश्वास रहा है दोनों के बीच में। ये तो मनीष कुंजाम अपने तरफ से बेहद आरोप लगा रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पार्टी में इस तरह से नहीं होता। बस्तर में जो लगातार मेगा नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और जिन राज्यों और जिन जिलों में जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं और जो जिले हैं, उन राज्यों में भी लगातार मुठभेड़ों को मैं कवर कर रहा हूं। सरेंडर को भी मैं आपके सामने अपने YouTube के माध्यम से दिखा रहा हूं और आगे क्या क्या होगा, किस स्थिति में पहुंचेगा नक्सलवाद, इसके बारे में भी मैं पल पल की रिपोर्ट्स आप तक अपने YouTube के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।